नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चल रही वैश्विक रणनीतिक राजनीति की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के कारण अभी विश्व युद्ध भले ही ना छिड़ा हो, लेकिन विश्व के देशों के बीच रूस और यूक्रेन के पक्ष और विरोध में गुटबाजी तो शुरू हो ही गई है। भारत इस युद्ध में किसी भी के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन युद्ध को तत्काल रोक बातचीत के आधार पर विवाद को खत्म करने का पक्षधर है। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में रूस की आलोचना के लिए आए प्रस्ताव में भारत ने हिस्सा नहीं लेकर भी अपनी गुटनिरपेक्ष स्थिति को साफ कर दिया है, लेकिन अमेरिका भारत के इस रुख से खुश नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर दबाव बनाने के लिए रणनीति में अमेरिका का साथ दे। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की सीमा तय करने का दबाव भारत पर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हो रूस की आलोचना कर उस पर प्रतिबंध भी लगाने की मांग कर रहा है, लेकिन युद्ध के 13 दिन बीत जाने के बाद भी रूस के साथ उसके व्यापारिक संबंध बेधड़क जारी हैं। और तो और अपने व्यापार को तो वो जारी रखना चाहता है, लेकिन भारत से उम्मीद करता है कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाए, उसके साथ व्यापारिक रिश्ते जो है वो खत्म करे। आज अपने मेहमानों के साथ हम बात करेंगे कि क्या भारत रणनीतिक रूप से रूस, यूक्रेन, अमेरिका और चीन के बीच फंसा हुआ दिख रहा है। क्या रूस की आलोचना नहीं करने की कीमत अमेरिका की नाराजगी से चुकाना सही है? और अमेरिका यदि रूस पर सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे अहम ये कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत अमेरिका संबंधों की सीमा कैसे तय की जाए, करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जनरल जीडी बक्सी होंगे, इसके अलावा ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी होंगे, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कू ब्रेकिंग पे। स्वदेशी ऐप कू पर लगातार जो बड़े नेता हैं वो बने हुए हैं और कू के जरिए अपनी बात जो है लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। पहला कू हमारे पास आया है, योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उनका कू है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार 2020-2021 से सम्मानित होने वाले सभी मातृशक्ति को हृदयवत बधाई और शुभकामनाएं। सशक्त राष्ट्र और समाज निर्माण में आपके अतुलनीय योगदान चिरकाल तक प्रेरणा पुंज का कार्य करेंगे। संपूर्ण समाज को आप सभी पर गर्व है। योगी आदित्यनाथ का कू है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। इसके बाद दूसरा कू स्मृति ईरानी, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री और अमेठी की सांसद। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बीड़ी उद्योग व ईंट भट्टा जैसे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं जांच शिविर और हेल्थ सप्लीमेंट वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ भूपेंद्र यादव जी के साथ जो है किया। उन्होंने उनका जो कू हैंडल है उसका जिक्र किया उन्होंने। भूपेंद्र यादव भी जो है वो कू पर सक्रिय हैं। अगला कू गौरव भाटिया का है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। भाजपा का संकल्प है कि देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाले आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन कांग्रेस आतंकवादियों को अपना मुंह बोला भाई मानती है। गौरव भाटिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, उनका कू है। इसके बाद अगला कू है संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी। फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्या जी की बेहद संदिग्ध हालात में मौत हो गई। विदेश मंत्रालय मौत के कारणों पर खामोश है। विदेश मंत्री ने महज एक ट्वीट करके शोक जताया, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद अब तक राजदूत के पार्थिव शरीर को भारत नहीं लाया गया। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनका ट्वीट था ये। और अगला जो कू है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का है, राजनीतिक हैं। जब तक ईवीएम खुल नहीं जाती किसी को भी नतीजे पता नहीं चल सकेंगे। एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। पोलिंग बूथ पर किसी एग्जिट पोल के व्यक्ति को नहीं देखा गया, पता नहीं उनको डाटा कहां से मिला है। यह एक नजरिया है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह मानसिक दबाव बनाने का तरीका है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है, राजनीतिज्ञ हैं, ईवीएम और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और कू के जरिए जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में जो समाजवादी पार्टी को हारते हुए दिखाया गया उस पर नाराजगी व्यक्त करने के लिए एग्जिट पोल पर सवाल उठाया है इन्होंने कू के जरिए। लेकिन सबसे अच्छी बात कि स्वदेशी ऐप कू पर सभी राजनेता जो है अपने
विचार व्यक्त कर रहे हैं और कू के जरिए जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो लगातार कू ऐप के जरिए जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता, देश भर के जितने भी नेता हैं, कू ऐप के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। और अब हम प्रोग्राम में कू ब्रेकिंग में अभी आप देखें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं, उन्होंने कू के जरिए अपनी बात करी है। लेकिन आज हम अपने जवाब तो चाहिए प्रोग्राम में जो बात करने वाले हैं कि अमेरिका जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है भारत पे, रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं उसे खत्म करने, उसे व्यापारिक संबंध खत्म करने और आर्थिक प्रबंध लगाने की बात कर रहा है। लेकिन अमेरिका के रूस के साथ जो व्यापार चल रहे हैं पेट्रोलियम और गैस के सेक्टर में, वो लगातार जारी है। वो अपनी बात तो, वो अपना व्यापार तो रोकना नहीं चाहता, लेकिन विश्व समुदाय को, खासतौर पे भारत को कह रहा है कि वो आर्थिक प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन के साथ खड़े हो, रूस की आलोचना करें। क्या भारत ऐसा करेंगे? चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं कुछ खबर आई है वॉर ब्रेकिंग जो यूक्रेन से आ रही है हमारे पास। वो आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है कि सूमी से पूरा हुआ भारतीयों को वापस लाने का जो मिशन था, मिशन गंगा, वो पूरा हो गया। 12 बसों के काफिले में सूमी से निकाले गए सभी भारतीय। यूक्रेन से अब तक 18,000 भारतीय छात्रों की निकासी हो चुकी है। रोमानिया से आज एयरलिफ्ट किए गए करीब 410 छात्रों के बाद ये मिशन जो है पूरा हो गया है, मिशन कंप्लीट हो गया है। सूमी से पूरा हुआ भारतीयों को वापस लाने का जो मिशन था, ऑपरेशन गंगा, वो पूरा हो गया है आज। और दूसरी जो बड़ी खबर है कि रूस के समर्थन में खुलकर उतर गया है चीन। ड्रैगन ने की रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों की आलोचना। रूस यूक्रेन की जंग पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है सामने कि रूस के बिना स्थायी शांति की बात करना असंभव। मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका बयान आया है। और इस बीच रूस के समर्थन में खुलकर चीन जो है उतर गया है। जो आर्थिक प्रतिबंध रूस के खिलाफ लगाए गए हैं उसका उन्होंने खुलकर विरोध कर दिया है। रूस यूक्रेन की जंग पर फ्रांस का भी बड़ा बयान आया है कि जब तक स्थायी तौर पर रूस शामिल नहीं होता तब तक स्थायी शांति जो है वो बहाल नहीं होगी, जब तक रूस नहीं चाहेगा। तो ये दो बड़ी खबर। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। जनरल जीडी बक्सी हमारे साथ हैं और आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं। अपने मेहमानों से उनका परिचय करवाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है जो कि अमेरिका, रूस और भारत रूस के संबंधों पर हमने तैयार किया है कि किस तरीके से कितना व्यापार दोनों देशों बीच में चलता है। अमेरिका रूस के बीच में क्या संबंध है, व्यापारिक संबंध, और भारत रूस के बीच में क्या है, भारत अमेरिका के बीच में एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो देखते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। रूस और भारत ट्रेड, भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है रूस। रूस और भारत ट्रेड अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच द्विपक्षीय व्यापार $8.1 बिलियन। भारत का निर्यात $2.6 बिलियन। रूस से आयात $5.48 बिलियन। रूस और भारत ट्रेड चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में द्विपक्षीय व्यापार, भारत का निर्यात $2.5 अरब, रूस से आयात $6.9 अरब। रूस और भारत ट्रेड, रूस और भारत ट्रेड, रूस से भारत का आयात हथियार, ईंधन, खनिज तेल, मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, विद्युत मशीनरी और यांत्रिकी उपकरण का आयात। रूस को भारत का निर्यात चाय, कपड़े, फार्मा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, जैविक रसायन और वाहन आदि का निर्यात। अमेरिका और यूक्रेन ट्रेड करीब $5 बिलियन का है द्विपक्षीय व्यापार। अमेरिका को करीब $1 बिलियन का निर्यात करता है यूक्रेन। अमेरिका को फेरस मेटल्स एंड आर्टिकल्स और खनिजों की सप्लाई करता है यूक्रेन। अमेरिका के लिए एक बड़ा डिफेंस मार्केट है यूक्रेन। पिछले साल अमेरिका ने यूक्रेन को दिए $650 मिलियन के सैन्य हथियार। अमेरिका के लिए फ्यूल का उभरता बाजार है यूक्रेन। कई नेचुरल मिनरल्स का भंडार भी है यूक्रेन। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा भंडार है यूक्रेन का कैस्पियन सागर। रूस और अमेरिका ट्रेड 2021 में अमेरिका ने रूस से औसतन 2,09,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया। 2021 में 5 लाख बीपीडी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात हुआ।
रूस से अमेरिका का आयात। खनिज ईंधन, तेल, मोती, कीमती पत्थर, धातु, सिक्के, लोहा, इस्पात, उर्वरक, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातु यौगिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी के लेख, लकड़ी का कोयला, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉपर, जैविक रसायन, प्लास्टिक, विविध खाद्य तैयारी, इत्र, तिलहन, फर्नीचर। अमेरिका से रूस का आयात श्रेणियां: खनिज ईंधन, कीमती धातु, पत्थर, लोहा, इस्पात, उर्वरक, अकार्बनिक रसायन, स्नैक फूड, ट्री नट्स, अन्य वनस्पति तेल, अन्य ज्वेलरी उत्पाद। भारत और यूक्रेन ट्रेड 2020 में द्विपक्षीय व्यापार $2.69 बिलियन। भारत का निर्यात $721.54 मिलियन। तो अमेरिका और रूस के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो अभी भी चल रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है, भारत से ये उम्मीद कर रहा है कि भारत जो है रूस पे प्रतिबंध लगाए, रूस की आलोचना करे। जो काम अमेरिका कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, वही काम रूस के खिलाफ भारत भी करे। चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी सर अभी जो है शायद कुछ तकनीकी खराबी है, वो बीच प्रोग्राम में जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन अभी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरपी शर्मा जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। इसके अलावा आकाश जिंदल जी हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति है, हमारे बच्चे जो हैं, जो ऑपरेशन गंगा के तहत सारे बच्चे जो हैं वापस आ गए हैं। आज जो आखिरी फ्लाइट थी वो भी 410 बच्चों को लेकर के आ गई है। मिशन जो है कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। लेकिन भारत की जो स्थिति है इस युद्ध में, जो कहते हैं कि भारत एक चौराहे पे आकर के खड़ा हो गया है, भारत आगे क्या करे, क्या अपनी रणनीति में इन्हें बदलाव करना चाहिए? और जिस तरीके से अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है कि रूस की आलोचना करे और रूस के खिलाफ बोले, और खासतौर पर अमेरिका जो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, और खुद मुझे एक तुलसीदास की चौपाई याद आ रही है कि जिसमें उन्होंने तुलसीदास ने कहा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी खुद तो दूसरे को जो उपदेश दे रहे हैं वो आप वास्तव में उसका पालन खुद के लिए करना बड़ा मुश्किल है। तो तुलसीदास की इसी चौपाई के साथ में मेरा आपसे सवाल है कि अमेरिका जिस तरीके से कह रहा है कि भारत प्रतिबंध लगाए रूस पे, लेकिन खुद अपना व्यापार वो कर ही रहा है, अपने व्यापार में किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो यह क्या कर रहा है भारत के खिलाफ, क्या रूस और अमेरिका ये चाहता है कि रूस और भारत के संबंध जो हैं वो खराब हों, और जो खास तौर पे साउथ एशिया में जो है वो अमेरिका की एंट्री जो है वो रहे, और चीन को बैलेंस करने के नाम पे अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करे रूस के मामले में? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं पूरे राष्ट्र को इस बात की बधाई देता हूँ कि ऑपरेशन गंगा के चलते हम अपने सब नागरिकों को सुरक्षित लेके वापस आ गए, और जो कुछ बचे हैं वो भी इसी प्रकार जो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे। हम इसके लिए भारत सरकार का और उन सभी राष्ट्रों को धन्यवाद दें जिनके माध्यम से ऐसा हुआ है। बिल्कुल। अभी आपके प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताऊं कि भारत एक अपने आप में महाशक्ति है। बिल्कुल। और उसकी रणनीति और राजनीति, जियोपॉलिटिक्स किसी के दबाव या प्रेशर से नहीं चलती। और अभी तक जो अमेरिका की बात है, आपकी आवाज ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हो रही है। ब्रिगेडियर साहब से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आकाश जिंदल जी हमारे साथ बने हुए। आकाश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या भारत से संबंध खराब करने की बात, रूस से संबंध खराब करने की बात जो कह रहा है, आलोचना करने की बात जो कर रहा है, अपना व्यापारिक संबंध अमेरिका बनाए हुए है, लेकिन दूसरे देशों से उम्मीद करता है, खासतौर पे भारत से, कि वो अपने व्यापारिक संबंध रूस के साथ तोड़ लें। क्या आपको लगता है वैश्विक जो राजनीति है, और एक ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं आप, अर्थशास्त्र का एक ग्लोबल चेन भी है, क्या आपको लगता है अमेरिका इस लड़ाई का एक फायदा भी उठाना चाहता है? और अमेरिका जिस तरीके से भारत के, खासतौर पे दक्षिण एशिया की राजनीति में, आर्थिक राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहता है, क्या ये ब्लैकमेलिंग करना चाहता है अमेरिका? रूस को बैलेंस करने की कीमत जो है वो चाइना को बैलेंस करने की कीमत जो है वो रूस से संबंध खराब करने के रूप में लेना चाहता है? मुकेश जी, पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मुबारकबाद दूंगा। आपने इतना एफडी और इतना बढ़िया टॉपिक चूज किया है। सुबह से मेरा 7वां शो है, सब लोग पूछ रहे हैं इकोनॉमी को क्या नुकसान है, क्रूड को क्या है। आपने बड़ा क्वालिटी और इंटेलेक्चुअल जो है टॉपिक चुना है। थैंक यू। अमेरिका की बात,
जी अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहां पहुंचना चाह रहे, बिल्कुल सही जा रहे हैं, उसे अमेरिका ने क्या किया? पहले 5 साल वो दोनों तरफ को हथियार बेचता रहा, पैसे कमाता रहा और बिल्कुल लास्ट में जाके वॉर में ज्वाइन किया। इसीलिए अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर बना। आप अच्छे से जानते हैं अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सुपर पावर नहीं था। नहीं था, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हथियार बेच के कमाई की है। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है? खुद अमेरिका से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यूक्रेन ये उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका और नाटो उसका साथ देंगे। दुनिया ये उम्मीद कर रही थी, बट जब यूक्रेन में पुकार लगाई, एक बार नहीं बार बार पुकार लगाई, तो वहां पे उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। आज भी उनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई है कि आज अगर हमारा साथ नहीं दोगे, कल आपको दिक्कत आएगी, तो कल आपके साथ कौन आएगा? अब रही अमेरिका की बात। जी हाँ, अमेरिका के तो टैक्टिक्स जो हैं, जग जाहिर है वो क्या क्या करता है, लेकिन अब अमेरिका की इस बार दाल गलेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या किया? करीब 1 महीना पहले हताश होकर, जब वहां इन्फ्लेशन, महंगाई जो कि अमेरिका में कभी जानी नहीं जाती थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने सारी दुनिया के एनर्जी यूजर, जिसमें इंडिया था, चाइना था, सबको अपील की कि अपने कच्चे तेल के भंडार में से कुछ सेलिंग करें ताकि ग्लोबल फूड और प्राइसेस डाउन जाए, अमेरिका की इन्फ्लेशन कम हो। लेकिन चाइना ने उनकी एक ना सुनी। ना सिर्फ उनकी एक ना सुनी, बल्कि उन्होंने क्रूड ऑयल उल्टा परचेज करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है आज अमेरिका को सही टक्कर मिल रही है। एक तरफ रशिया है जो उसकी बात की कोई परवाह नहीं कर रहा, दूसरी तरफ चाइना है। आपको याद है, आपके साथ कितने शो किए थे मैंने, बिल्कुल जब उनकी एक इकोनॉमिक वॉर चल रही थी, 22 महीने यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी, चाइना ने बिल्कुल नहीं सुनी थी, ईंट का जवाब पत्थर से देता था। आज भी चाइना ने उनकी बात सुनने के लिए उल्टा स्टोर करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऐसे में अमेरिका जो दबाव बना रहा है, हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत टैलेंट के साथ बहुत तरीके से चल रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा, हैट्स ऑफ टू आवर प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरीके से उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। कल भी रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ उन्होंने एक पीस, एक शांति की बात की है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान को अब दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को अब उस दबाव में आना नहीं चाहिए, बिकॉज अमेरिका को भी देखना चाहिए अब अमेरिका के साथ कौन है। देखिए, सुपर पावर में देखिए, इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना है जो अमेरिका के सामने छाती तान के खड़ा हुआ है, डट के खड़ा हुआ है। बिल्कुल अब रशिया हम सब जानते हैं इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, ना तो मिलिट्री सुपर पावर है। तो ये मिलिट्री सुपर पावर ने क्या कुछ किया है, सारी दुनिया में उसे कह दिया, समझा लिया, वो किसी की सुन नहीं रहा है, तो वो भी अमेरिका को दिख रहा है। तो अब अमेरिका के पास भी बहुत ज्यादा पार्टनर नहीं बचे। हमें मानता है अमेरिका ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान के साथ तो होना चाहिए था। बिल्कुल पाकिस्तान जो कि एक कंगला देश है, उसने क्या किया, रशिया के साथ लास्ट मोमेंट पे जुड़ने की कोशिश की। और पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है कि अमेरिका ने तभी पाकिस्तान के बैंक के ऊपर पेनल्टी इंपोज की। तो पाकिस्तान के साथ उन्हें कर लिया, क्योंकि आज जो है कंगलों का मुल्क है, आज जो है उनके पास इतना उधार हो गया है कि वापस करने को नहीं है, इकोनॉमी उनकी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। बट आज अमेरिका हिंदुस्तान के साथ वो कुछ करना चाहेगा नहीं, बिकॉज अमेरिका अगर हिंदुस्तान के साथ भी वो कुछ करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका के साथ कौन सी सुपर पावर रहेगी। जहां तक यूरोपियन पावर की बात है, हम सब जानते हैं कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग रही है। जर्मनी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आज वहां ग्रोथ नहीं है। जर्मनी हो या वो लोग जो हमसे राज करते थे इंग्लैंड, उनमें आज ग्रोथ बहुत कम है। इंग्लैंड और फ्रांस हमसे पीछे 6ठे और 7वें नंबर पे है, जर्मनी जरूर हमसे आगे है। तो आई थिंक अमेरिका ये टैक्टिक्स यूज करता आया है और उसकी दिल की इच्छा होगी कि इस तरह के टैक्टिक्स यूज करे। बट आज की तारीख में जिस तरीके से रशिया और चाइना ने इसके साथ व्यवहार किया है, हिंदुस्तान को नम्रता के साथ एक स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड लेना चाहिए अमेरिका के सामने। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आज की तारीख में कैपेबिलिटी है। हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, देशभक्त व्यक्ति हैं और ग्लोबली उनको एक अकम्प्लिश लीडर के रूप में माना भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है अमेरिका इस समय कोई भी ऐसी चीज कर पाएगा। करने का प्रयास तो अमेरिका लेकिन एक चीज आकाश जिंदल जी, एक चीज तो सामने आ रही है कि थोड़ी सी जो दूरी अमेरिका और भारत के बीच में जो है, एक दूरी तो थोड़ी बनती हुई नजर आ रही है। क्या भारत ये रिस्क उठा सकता है कि अमेरिका से थोड़ी दूरी बन जाए, खासतौर से तब जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन जो है अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है, और चीन को अगर रोकना है या
चीन को अगर बैलेंस करना है तो रूस भारत के पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी इस वॉर में जिस तरीके से चीन ने खुल करके साथ दिया है रूस का, चीन खुल करके समर्थन कर रहा है रूस का, भारत नहीं कर रहा। भारत गुटनिरपेक्ष देश की तरह अपना स्टैंड जो है ना इधर ना उधर, दोनों को टेबल पर बैठ करके बात करने की बात कर रहा है, लेकिन खुल करके समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन इस खुल के समर्थन नहीं करने की कीमत जो अमेरिका से दूरी बढ़ रही है, जो अमेरिका कह रहा है कि नहीं आप जो है खुल करके विरोध कीजिए और हमारे साथ कीजिए, प्रतिबंध का साथ दीजिए, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका से दूरी बढ़ेगी भारत की और इसकी कीमत जो है उसको भारत को इकोनॉमी के फ्रंट पे भी जो है वो झेलनी पड़ सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आई लव दिस क्वेश्चन। सिंबॉलिक दूरी जी, सांकेतिक दूरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी जी। सांकेतिक दूरी तो, क्योंकि अमेरिका अपनी तरफ से वो कहने की कोशिश करेगा कि आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हूं, तो आपसे दूर हटूंगा, वो ये कहने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो बहुत कुछ रशिया को कहा था, क्या हुआ अल्टीमेटली? अमेरिका ने 4 दिन पहले ऐसी सिचुएशन आई, रशिया को बोल रहा था कि आप युद्ध बंद कर दो, मैं सारे सैंक्शन हटा लूंगा। तो इसलिए अमेरिका अपनी तरफ से ये कहने की कोशिश करेगा, ये सिंबॉलिक मैसेज भेजने की कोशिश करेगा। बट अमेरिका को भी पता है कि हिंदुस्तान के अलावा अब कोई बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर उसके साथ नहीं है, क्योंकि नाटो के अंदर भी आपको एक वेटरन जर्नलिस्ट का आपका बहुत जबरदस्त नॉलेज लेवल है। आप जानते हैं नाटो के अंदर भी एक अलायंस जरूर है, बट आपस में गुटबाजी है और आपस में बहुत जगह पे नाटो के मेंबर्स की राय एक दूसरे से नहीं मिलती है। बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं पिछले 10-15 साल में जब नाटो के मेंबर्स की राय एक नहीं होती। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए मानता हूं आपकी बात कि बहुत एक कुशल बाजीगर की तरह एक पतली रस्सी पे बैलेंस बना के चलना है, ताकि हम चलते भी जाएं, रास्ता भी तय करें और दोनों तरफ में बिल्कुल कहीं भी स्टेट ना हो और अमेरिका के दबाव भी लाए। तो काम मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं इस बात में दम है, बट आई थिंक इसको मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ आरपी शर्मा जी जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, मेरा जो सवाल आकाश जिंदल से वही सवाल आपसे है, लेकिन एक एडिशनल सवाल आपसे है कि अमेरिका अगर रूस पे प्रतिबंध लगाता है तो क्या भारत और रूस के साथ जो डील हुई है, जो खासतौर पे जो डिफेंस डील हुई है, जो युद्धक विमान और S-400 की मैं बात करूंगा, ब्रह्मोस को बनाने में जो डील हुई है, क्या उस डील पे भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत किसी प्रकार के दबाव में आने वाला नहीं है। बिल्कुल। हमारी जो जियो पॉलिटिक्स राजनीतिक समझ जो है वो एक सही रास्ता जो विश्व शांति के लिए बनाए रखने के लिए और बैलेंस ऑफ पावर के लिए हमने ये रास्ता चुना है। बिल्कुल। और हम अमेरिका के सैंक्शंस पहले भी देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। बिल्कुल। और अमेरिका को इस बात का पता है कि भारत एक स्वतंत्र नीति अपनाता है। हम ना भारत से ना रशिया से हम अपने संबंध बिगाड़ना चाहते हैं, ना अमेरिका के। और हमारी दोनों को जरूरत है। अगर इंडो पैसिफिक में अमेरिका को हमारी जरूरत है तो हमें उनकी जरूरत है। बिल्कुल। ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और आज हमारी बड़ी मजबूत सरकार है, मजबूत सोच है। बिल्कुल। और अमेरिका को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर उसने बिल्कुल हमें रूस के कैंप में धकेल दिया किसी प्रकार, तो हमारा चीन का और रशिया का आपस में संबंध सुधर सकता है। इसलिए हम किसी ऐसी नीति के अधीन नहीं रह सकते जो हमें किसी बात के लिए मजबूर करे। हम विश्व शांति की बात करते हैं, बिल्कुल विश्व प्रगति की बात करते हैं। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, जो नेटो के जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, चाहे जो दूसरे कंट्री है, वो अगर रूस की आलोचना करते हैं या यूक्रेन के साथ खड़े होते हैं तो भारत को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर चाइना खुल करके साथ दे रहा है रूस का और इस स्थिति में भारत जो है चुपचाप वहाँ पर केवल आलोचना ना करे, केवल कहे भाई शांति से बात करो, तो क्या आपको लगता है कि रूस का खुल करके साथ, क्या रूस की नाराज़गी नहीं हो सकती भारत के प्रति कि भाई जब तो आपको ज़रूरत थी हमारे मदद की, जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था तो रूस ही आकर के, जब अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था तो उस समय रूस ही हमारे सामने आया था, खुल के आया था। लेकिन अब जब रूस को ज़रूरत है भारत की, तो भारत की जगह जो भारत तो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, निर्गुट अपने आप को बनाए हुआ है, लेकिन चाइना खुल करके समर्थन कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे रूस की तरफ से भारत के रिश्ते खराब होने का खतरा भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूस हमारी स्थिति को समझता है। हमारा अमेरिका का साथ ना देना अपने आप में रूस के समर्थन में खड़े होने वाला है, क्योंकि चीन के और रूस के जिस प्रकार के संबंध हैं
बिल्कुल। चीन को खुलकर रूस की हिमायत करना आवश्यक है, लेकिन रूस हमें जानता है कि हमारी और रूस की के संबंध और मित्रता न केवल 1971 का, जिसका आपने रेफरेंस दिया, उस समय से है, बल्कि उससे पहले से है। मुझे याद है, मैंने खुद देखा है, जब लेनिन और खुर्शचोव भारत आए थे, उस समय से भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि खुर्शचेव खुद यूक्रेन से आने वाले थे, लेकिन इस बात का पूरे संसार को ज्ञान है कि भारत किसी प्रकार के दबाव में नहीं आने वाला, चाहे वो सैंक्शंस का दबाव हो और चाहे वो किसी दूसरे प्रकार का दबाव हो। इसलिए हम ना चीन का अनुसरण करेंगे, ना फ्रांस और जर्मनी का अनुसरण करेंगे। हम विश्व शांति से, अपनी शक्ति से, अपनी समझ से और अपने हित के लिए, विश्व के लिए काम करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आकाश जिंदल जी आपसे और ब्रिगेडियर साहब आपसे भी, कि अमेरिका सबको तो कह रहा है, भारत पे दबाव तो बना रहा है कि भैया आप प्रतिबंध का साथ दीजिए और आप आलोचना कीजिए रूस की, लेकिन इन सब के बीच में उसका धड़ल्ले से व्यापार रूस के साथ जारी, वो अपने व्यापार को कभी रोक नहीं रहा है। तो क्या भारत को या विश्व के दूसरे देशों को, नेटो के देश को, जो कि खासतौर से अमेरिका के साथ खड़ा है और रूस की आलोचना कर रहा है अमेरिका के कहने पे, तो क्या उन देशों को अमेरिका पे भी दबाव बनाना चाहिए कि भाई आप केवल बात कर रहे हो, आप भी प्रतिबंध लगाओ? क्योंकि आप तो अपने आर्थिक फायदे का तो आप देख रहे हो कि आपको आर्थिक नुकसान नहीं हो, इसलिए आप व्यापार तो बिल्कुल जारी रखे हुए हो बेधड़क, लेकिन आलोचना कर रहे हो। आलोचना करने से तो कुछ होगा नहीं। जेलेंस्की भी बार बार कह रहे हैं कि कोई भी नेटो का कंट्री खुल करके हमारे साथ नहीं आया, और हमारे पे जो आज बम वर्षा हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं नेटो और दूसरे देश भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो रोक सकते थे इसको। आपने देखिए, आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाटो कंट्रीज को अमेरिका से पूछना चाहिए। बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है कि इस वॉर के अंदर अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप देखिए किस तरह की स्टेटमेंट अमेरिका से आती रही हैं वॉर से पहले, और आज अमेरिका क्या कर रहा है। दूसरा एक और बात बता दूं आपको, एक और चीज इसमें लाना चाहूंगा, एक और एंगल, जिसकी वजह से अमेरिका हिंदुस्तान को कहेगा जरूर, बट ज्यादा जो है रिलेशन खराब करने की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना भी जो रशिया के साथ लगा हुआ है, चाइना भी अपने पुराने लव अफेयर की तरफ जाना चाहता है। आप जानते ही हैं ताइवान। ताइवान जो है 1895 से लेकर 1947 तक जापान के पास रहा, तो जब से चाइना के एक तरह से करीब आया है, तो चाइना का दिल की इच्छा है कि जो कुछ रशिया कर रहा है यूक्रेन के साथ, मैं ताइवान के साथ कर लूं। अब ताइवान को ताइपे के रूप में अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ, हिंदुस्तान भी उनके साथ कारोबार कर रहा है। तो कल को अगर चाइना वो काम ताइपे का साथ करता है, तो वहां मेरे हिसाब से हिंदुस्तान भी डट के खड़ा होगा, अमेरिका भी खड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ये मुझे संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार की पॉलिसी क्या होगी, मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल सकता, बस मुझे ये उम्मीद है। तो ऐसे में अमेरिका को हिंदुस्तान का साथ भी आगे चल के चाहिए होगा, बिकॉज जब चाइना लगा हुआ है, चाइनीज कितने सेल्फिश हैं और किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी रही है वो हम जानते हैं। तो अगर रशिया को यूक्रेन के लिए कामयाबी मिल गई, तो कहीं ना कहीं चाइना के जो दिल की आरज़ू है, तो चाइना उसको पूरी करने की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे आभास और एहसास चाइना की तरफ से कई बार आया है। देखो ताइवान को लेकर चाइना किस किस तरह के एक्शन लेता है। बहुत से देश तो उसे पेपे के रूप में ही जो है बात करते हैं, ताइवान के रूप में बात ही नहीं करते। उन्होंने जो एम्बेसी खोली हुई है, पेपे खोली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, एक जो सवाल जो कि अभी सबके जहन में है, जी पहले इसी बात का जवाब दे दूं आपको। जी जी जी, उसके बाद फिर एक सवाल और। जी, वैसे तो मैं इस उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट हूं जो आपको अभी मिला है। जी राजी अपने आर्थिक सलाहकार की ओर से। जी, मेरा जो मानना है वो ये है कि हम ये अमेरिका की आलोचना नहीं है, उनको सिर्फ शीशा दिखाने वाली बात है। बिल्कुल कि उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम पर बैन ना लगाकर रशिया की वॉर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। बिल्कुल। लगभग आधा खर्चा रूस को अपनी वार का नॉर्थ स्ट्रीम 1 पर बैन ना लगने के कारण हो रहा है। इसलिए, और इस बात को नाटो के बाकी देश भी समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन नाटो के देशों के अपने अपनी समस्याएं हैं जो सुलझाने के लिए उन्हें अमेरिका की आवश्यकता शायद पड़ती हो। बिल्कुल। लेकिन भारत की समस्याएं जो हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे रहें और रूस के साथ भी।
लेकिन ना हम रूस के दबाव में आने वाले हैं, ना हम अमेरिका के दबाव में आने वाले हैं। हम अपनी सुदृढ़ नीति से बगैर किसी किस्म के गड़बड़ाहट के एक स्वतंत्र नीति स्थापित करने में सक्षम है। और बिल्कुल। दुनिया के अधिकतर राष्ट्र आज इस बात से भारत से बहुत प्रभावित हैं कि वो बगैर दबाव के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बात कर सकता है, और इस बिल्कुल। बात का अमेरिका को भी पता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो चाहे तो उनके अपने अपने निहित स्वार्थ हैं, लेकिन हमारा हित इस बात में है कि हम ना रूस से रिश्ता बिगाड़ें और ना अमेरिका से। लेकिन अगर इनके रिश्ते बिगड़ते हैं, हमारे पुराने रिश्ते जो बने हैं चाहे दोनों देशों से, हम वो बनाए रखना चाहेंगे। लेकिन अगर दोनों ही हमारे से नाराज हो जाएं तो हमें उस स्थिति में भी बिल्कुल। कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल। हम अपनी शक्ति अपने दो पैरों पर खड़े हैं और आज सशक्त हमारा नेतृत्व है जो इस समस्या में घबराने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये 57 इंच की छाती है, 56 की नहीं बढ़ गई है आगे। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल सही हमें कहा कोई- आपने कि बिल्कुल, और भारत जो है एक विश्व शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया है, और यूक्रेन और हाँ। रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें भारत की जो भूमिका है, उस भूमिका को देख करके ये भी लगता है कि नहीं, भारत कितना सक्षम है, कितना मजबूत है, और पूरे दुनिया की नज़र जो हो भारत के हर एक मूव पे है। तो इस लिहाज से भारत का कद बढ़ा है इस लड़ाई में भारत की भूमिका को लेकर। लेकिन एक जो सवाल है आपसे बोलिए। ब्रिगेडियर साहब कि क्या ये लड़ाई, जैसे आप शांति की वार्ता शुरू हुई 10 मार्च को, दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे, क्या आपको लगता है कि अभी रूस ने जो हमला किया था, रूस का जो पर्पस था वो पर्पस पूरा हो गया? क्या रूस चाहेगा कि लड़ाई इस स्टेज पे आकर के खत्म हो जाए, शांति हो जाए और रूस से उसकी सेना वापस हो जाए, या अभी आपको लगता है कि नहीं, रूस ने जिस बात को लेकर के लड़ाई शुरू की थी, जब तक उस मकसद को पूरा नहीं कर लेता है रूस, तब तक लड़ाई जो है वो खत्म नहीं होगी, युद्ध जो है जारी रहेगा? मैं आपको ये बताऊं कि जिसको आप रूस का आक्रमण दुनिया कहती है वो आक्रमण नहीं है, वो जी। केवल स्पेशल मिलिट्री एक्शन है। और आप देखिए कुछ आंकड़े हम जो सैनिक जानते हैं, 11 दिन के युद्ध में अगर 400 के से भी कम, बिल्कुल 400 से भी कम कैजुअलिटीज हैं, तो कितने रेस्ट्रेंट के साथ रूस ने ये काम किया है। बिल्कुल नहीं तो 11 दिन के युद्ध में 11 बिल्कुल पूरी तबाही हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल भारत सही कह रहे भारत में तो एक दिन में 400 लोग साइकिल एक्सीडेंट से मरते हैं। हैं। बिल्कुल आप तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रूस जब तक अपने मंतव्य को नहीं प्राप्त कर लेता, उसने जीवन और मरण की बाजी लगाई हुई है। बिल्कुल और अमेरिका जो है वो अगर समझ ले, वो समझता है वॉर फ्रॉम होम। बिल्कुल लेकिन रूस जो है वो वॉर फ्रॉम विद हिज ओन पीपल। बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन में भी तो उसके ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि वार तो फ्रॉम, वॉर फ्रॉम होम नहीं होती। बिल्कुल। रूस तो वॉर फ्रॉम होम लड़ रहा है और अमेरिका, बिल्कुल। बहुत संजीदगी से और रेस्ट्रेंट से लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल यह लड़ाई जीतना रूस के लिए बहुत जरूरी है, और विश्व में ये अपनी जरूरी धमक बनाए नहीं है। रखने के लिए रूस बिल्कुल। देखिए आज संसार में पुतिन जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और जियो पॉलिटिशियन है। बिल्कुल उसका सारी उम्र इसमें लगा है, सारी उम्र लगा। बिल्कुल वो सैनिक का पुत्र है और सैनिक नहीं है तो भी सैनिक जैसा है, इसलिए बिल्कुल। वो हटने वाला नहीं है जब तक कि उसका बिल्कुल मंतव्य ब्रिगेडियर साहब पूरा हो जाए। ब्रिगेडियर साहब आपसे और आकाश जिंदल जी आपसे खास तौर पे एक जो महत्वपूर्ण सवाल, जो मैं प्रोग्राम का खत्म करने का भी वक्त हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल अगर नहीं पूछा तो शायद ये प्रोग्राम जो है ये पूरा नहीं होगा। और आकाश जिंदल जी से पहले भी मैं पूछ चुका हूँ कि लड़ाई जितना लंबा चलेगा, लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी, इसकी कीमत आपको भी देनी पड़ेगी, मुझे भी देनी पड़ेगी, आकाश जिंदल जी आपको भी देनी पड़ेगी। और पहला जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया था कि हर एक मिसाइल की कीमत और गोली की कीमत जो है वो हमें और आपको भी चुकानी पड़ेगी। तो ये इतना 13वां दिन है आज लड़ाई का, क्या लगता है कि लड़ाई अगर खत्म, कितना लंबा चलेगा? दोनों चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, कितना लंबा चलेगा और लंबा चलने की कीमत हमें और आपको क्या देनी पड़ेगी? पहले तो 10 सेकंड, ये जो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, जी सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है न्यूट्रल स्टैंड यहाँ रखे। अब अगर कल ताइवान की एक्सेशन होती है तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है ताइवान का साथ दे, और कोई फैसला सरकार को करना है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा जो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है
उसका नुकसान हिंदुस्तान के हर घर को हो रहा है। मेरा वो दोस्त जो गांव में रिक्शा चलाता है, जिसको पता भी नहीं रशिया यूक्रेन क्या है, बिल्कुल। उसके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके घर का चूल्हा महंगा हो जाएगा, उसकी गोभी की सब्जी महंगी हो जाएगी। वो व्यक्ति जिसने बच्चे को एमबीए इंजीनियरिंग कराई थी, उसके बच्चे को एम्प्लॉयमेंट शायद 2 महीने तक ना मिले। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति, हर देश का, क्योंकि दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, उसको नुकसान हो रहा है। और एक और चीज कहना चाहूंगा, लोगों को हैरान करेगी, रशिया ये युद्ध हार चुका है। ये नहीं, मैं बिल्कुल सेंसेस में कह रहा हूं, फाइनेंशियली रशिया जितना लंबा खिंच रहा है, उतना रशिया के लिए नुकसान है। अगर हम रशिया के फायदे नुकसान देखें, उतना फायदा अब उसको युद्ध जीतते नहीं होगा जितना सैंक्शन की वजह से उसको नुकसान होगा, क्योंकि ये सैंक्शन लंबी चलने वाली है। जैसे बिल्कुल। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुकेश जी आपको पता है, बिल्कुल। इंग्लैंड जीता था 10 सेकंड बाद, जर्मनी हारा था। जर्मनी तो बर्बाद हुआ था, लेकिन फाइनेंशियली इंग्लैंड भी बहुत डाउन गया था। वही हाल रशिया के साथ होने वाला है। बिल्कुल। और असल में जो लड़ाई है वो बंदूक बारूद से और गोले से नहीं, बल्कि आर्थिक फ्रंट पे लड़ी जाती है। और उस फ्रंट पे जो है, अगर रूस जीत भी जाता है तो शायद उससे नुकसान भारी चुकानी पड़ेगी, और कुछ कीमत जो है हमको और आपको भी चुकानी पड़ेगी। आरपी शर्मा जी, आखिरी कमेंट्स, प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो रहा है, आप सहमत हैं? हाँ, जो ठीक है। जी, नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। विश्व के हर नागरिक को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस बात को हर देश और हर नागरिक जानता है। बिल्कुल। और उसके लिए शांति जल्दी से जल्दी हो, इसका प्रयत्न है। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए ये प्रयत्न होना है कि हम किसी एक साइड में खड़े हो जाएं, वो नहीं है। बिल्कुल। उससे ना युद्ध रुकने वाला है, ना उससे शांति होने वाली है। अगर युद्ध रुकना है और शांति होनी है तो एक मध्यस्थता की स्थिति में एक पावरफुल नेशन को होना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे और लगता है जब कि तक इस वो लिहाज से भारत अदा नहीं करेगा तो बिल्कुल। नहीं होगा। बिल्कुल। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल वो देश है जो इन दोनों देशों के बीच में जो है मध्यस्थता कर सकता है, और शांति अगर कोई ला सकता है तो सबकी निगाहें जो है भारत पर ही टिकी हुई हैं, और भारत ही वो कर सकता है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए ब्रिगेडियर आर.के. शर्मा जी आपका और आकाश जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा ये रही, और जो दर्शक इस चर्चा को सुन रहे होंगे उन्हें भी ये चर्चा ठीक लगी होगी। लेकिन युद्ध जो है किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी देश के लिए और किसी भी मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है, और इसका नुकसान, इसका हर्जाना जो है हर उस आदमी को भुगतना पड़ता है जो इस इरा में सांस ले रहा है। तो यूक्रेन और रूस के बीच में ये युद्ध जो है जितना लंबा खींचेगा, रूस और यूक्रेन को चाहे जो फायदा हो, जो नुकसान हो, लेकिन इसकी कीमत आपको और हमको भी चुकानी पड़ेगी। इसलिए हम सब ये मिलकर के प्रार्थना करें कि ये युद्ध जो है जल्द से जल्द खत्म हो और शांति बहाल हो, ताकि हम सबको उसका फायदा मिल सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।